नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया अध्याय कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अध्याय नंबर 6 संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका। बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, एक-एक शब्द का मतलब आपको मैं समझाता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है जो उन्होंने संविधान सभा मतलब जब हमारा संविधान बन रहा था, तो उसमें कुछ लोगों का समूह था जो संविधान बना रहे थे, तो वो संविधान सभा थी भी। तो उसमें के दौरान उन्होंने एक वाक्य कहा था, तो ये था संविधान मात्र वकीलों का प्रलेख नहीं है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये जो संविधान है ना, सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है कि वकील इसमें धाराएँ देख ले, किस प्रकार से सजा होगी, किस प्रकार से कौन से नियम है। इसने कहा कि सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है ये। यह जीवन का संवाहक है कि मतलब ये हम बताएगा कि हमारा जीवन किस प्रकार से चलेगा, कौन से अधिकार हमें मिले हैं, मतलब हमारा जीवन कैसा होगा ये हमें बताएगा भी। और इसकी आत्मा सदैव युग की आत्मा होती है। तो इसने कहा कि ये जैसे-जैसे हमारा समय बदलेगा, वैसे-वैसे आपको ऐसा लगेगा कि संविधान भी बदला, मतलब कि हर समय में संविधान की उपयोगिता रहेगी। आप संविधान को साइड में नहीं रख सकते, मतलब चाहे आप कितने भी आगे चले जाएँ, मतलब कि आप जीवन कितना ही समय बीत जाए, संविधान की उपयोगिता हमेशा ही रहेगी। तो थोड़ी-सी आपकी ये टेक्निकल लाइन है जो आपको थोड़ी-सी समझने में मुश्किल हो रही होगी, इसलिए मैंने थोड़ा-सा आपको बिल्कुल इसको आसान भाषा में एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन का संवाहक मतलब बताएगा कि हमारा जीवन किस प्रकार का होगा। इसकी आत्मा सदैव युग की आत्मा होती है, मतलब ये हमेशा इसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अध्याय की ओर जो हमें पढ़ना है और समझना है। नालंदा विद्यालय की 8वीं कक्षा के बच्चे गए हैं दिल्ली घूमने, तो हम भी क्यों पीछे रहेंगे, हम भी उनके साथ-साथ चलते हैं दिल्ली घूमने। जो वो देखेंगे वही चीज़ हम देखेंगे भी। उषा, सुखविंदर, अंजलि, जॉन, फरीदा विशेष रूप से नए संसद भवन को देखने के लिए उत्साहित थे और वो पहुँच गए नए संसद भवन में और नया संसद भवन आपको दिख रहा होगा इस वाली पिक्चर में ये। तो ये स्टूडेंट है, ये कहते हैं ये न तो वर्गाकार है न ही वृत्ताकार, मतलब इसका आकार न तो ये गोल है न आपका ये चौरस है, ये तो हमें त्रिभुज के आकार का दिखाई दे रहा है जैसे आपको दिख रहा होगा। तो ये जो महिला है शायद इनकी अध्यापिका होगी, ये कह रही है ये त्रिपक्षीय संरचना संतुलन, ये जो त्रिपक्षीय संरचना है ना, ये किस किस का प्रतीक है, ये आपका संतुलन का, संतुलन आपको पता होता बैलेंस होता है, ठीक है। न किसी को कोई चीज विशेष है न कोई चीज सामान्य है, मतलब एक संतुलित चीज है। समावेशिता, समावेशिता होता है किसी सभी चीजों को सभी पक्षों को साथ लेके चलना, पूरे भारत को साथ लेके चलना इस प्रकार। और आपका प्रयोजन का जिसका कोई खास उद्देश्य है, इन तीन चीजों का ये प्रतीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपकी त्रिपक्षीय संरचना है ये किस किस का प्रतीक है, ये संतुलन का, समावेशिता का और प्रयोजन का प्रतीक है। और क्या खास बात है, इसमें हरित निर्माण पद्धति को भी उपयोग किया गया है। हरित निर्माण पद्धति क्या होती है? हरित निर्माण पद्धति इस प्रकार की होती है, हम किसी इमारत का निर्माण करें जिसमें हमारे जो संसाधन जैसे खासकर पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, किया गया, जिसमें विद्युत की खपत 30% की कमी होती है, मतलब इसमें जो रोशनी आती है इस प्रकार से जो इसके आपकी खिड़कियां लगाई गई कि प्राकृतिक रोशनी, मतलब आपकी कृत्रिम लाइटों की आपकी आवश्यकता कम से कम पड़े, ठीक है। हवा भी नेचुरली आती हुई, इतने पंखे वगैरह इतना मतलब टेम्परेचर इसमें डाउन ही रहे, सामान्य रहे, मतलब बिजली की कम मात्रा खपत होगी। इस प्रकार की जो बिल्डिंग होगी वो आपकी हरित निर्माण पद्धति होगी। हरित निर्माण पद्धति आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या कि आपको बनाते समय जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको कम से कम नुकसान पहुंचाना है। बिल्डिंग के अंदर आपका प्राकृतिक प्रकाश आना चाहिए, प्राकृतिक तरीके से हवा आनी चाहिए, आपके सोलर लाइट लगी होनी चाहिए जिसमें प्रकृति को कम नुकसान पहुंचाएंगे। आपको आगे बात समझ में, तो इस प्रकार की इमारत ये बनी हुई है। इसकी आंतरिक भित्तियों पर, भित्ति मतलब दीवारों पर भी, पर मोर, कमल, जनजातीय कला, मंदिर, प्रतिरूप, स्वतंत्रता सेनानियों की आकृतियां, उत्कीर्ण, मतलब एक तो होता पेंटिंग होना, उत्कीर्ण मतलब उसको खरोच कर क्या है बनाया गया है ये चित्र इस पर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अशोक सिन्हा है भी,
अशोक का चिन्ह आपको पता होगा सारनाथ के स्तंभ पर है। इस नवनिर्मित भवन में अनेक प्राचीन प्रतीक है और इसमें एक बात थी, यह समग्र भारत का एक संग्रहालय जैसा लगता है। इस प्रकार भारत के अनेक अनेक भागों से चीजें यहाँ पर उकेरी हुई है, चीजें यहाँ पर रखी हुई है, ऐसा लगता है जैसे ये पूरे भारत का एक संग्रहालय है। इस नवनिर्मित भवन में अनेक प्राचीन प्रतीक है, बहुत सारे प्राचीन क्या चिन्ह है इस भवन में। निस्संदेह लोकतंत्र को भविष्योन्मुख होना चाहिए, किंतु अपने मूल को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसने कहा कि हमारा जो लोकतंत्र है ना, उसको भविष्योन्मुख होना चाहिए, मतलब भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हमारे अतीत को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसलिए पूरे भारत को संजोकर जो प्राचीन चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं कि किस प्रकार से हमने स्टार्ट किया था और कहाँ तक हम यहाँ पहुंचे थे। कभी भी आप दिल्ली जाएं तो संसद भवन देखने एक बार आप जरूर जाएं, पुराना भी देखने जाएं और नया भी देखने जाएं और देखिए उन दोनों में क्या अंतर है, भी क्या आपको महसूस होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अध्याय, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। कमेंट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया। भारत को स्वतंत्रता देश के अनेक लोगों के महान बलिदानों और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध वर्षों के संघर्ष के बाद प्राप्त हुई थी। ये बात आप पढ़ के आए हैं आपके लेसन नंबर 4 में कि किस प्रकार से भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आखिरकार 1947 में हम आजाद हुए थे। अगर आपकी बुक के माध्यम से चलूं तो अभी भी हम गुलाम हैं। जब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे आपकी, तब हम आजादी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, एक स्वतंत्र मतलब बुक के अनुसार आपकी बुक में हमने क्या देखा है कि हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। यहाँ तक आपकी बुक में सिलेबस हमने पढ़ लिया है। अब आगे जो पाठ आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम आजाद हुए थे। कभी सोचो कि सर ने बता दिया हम तो आज भी गुलाम है। आज हम गुलाम नहीं, अब हम आजाद हो चुके हैं अभी। एक स्वतंत्र देश के नागरिक अब अपने शासन के बारे में स्वयं निर्णय ले सकते हैं, मतलब कि अब वो हम आजाद हो गए थे और स्वतंत्र देश के नागरिक थे। अब हम अपने शासन के बारे में, किस प्रकार की हमारी सरकार होगी, उसके बारे में निर्णय लेने के बारे में सोच सकते हैं। हमारे राष्ट्र के जीवन में इस नए युग का प्रथम महत्वपूर्ण कदम स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करना। जब हम 1947 में आजाद हो गए तो हमारे पास सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम था कि भारत के लिए संविधान तैयार करना। संविधान का मतलब कि वो रूल और नियम बनाना कि हमारा देश किस प्रकार से चलेगा। ठीक है, किस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ेगा, कौन से अधिकार हमें प्राप्त होंगे, कौन से कर्तव्य हमें निभाने होंगे, वो सब गाइडलाइन हमारे देश के नागरिकों के लिए बनाना हमारा पहला जो आपका कर्तव्य था वो था, या फिर महत्वपूर्ण कदम था संविधान निर्माण करना। इस व्यापक दस्तावेज ने राष्ट्र के लिए आधारभूत सिद्धांत स्थापित किए, जिनमें सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार भी सम्मिलित है। तो मतलब कि अलग अलग आधारभूत सिद्धांत तैयार किए भी, ठीक है, जिसके आधार पर देश चलेगा। तो हम सार्वभौमिक मताधिकार पढ़ के आए हैं पिछले वाले अध्याय में, क्या होता है वो भी आपका क्या था, एक सिद्धांत था जो देश के सभी वयस्क नागरिकों को उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि, लिंग, जाति या धर्म के भेद के बिना मतदान का अधिकार प्रदान करता है। मतलब कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या आपको बताया था कि हर वयस्क आदमी को वोट डालने का अधिकार है, वो चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे आर्थिक पृष्ठभूमि मतलब अमीर हो या चाहे गरीब हो, लिंग के आधार पे महिला या पुरुष हो, किसी भी जाति का और धर्म का हो, उसको वोट डालने का अधिकार है अगर वो भारत का नागरिक है और 18 साल से ऊपर है। ठीक, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब एक बार आपकी पुरानी संसद के बारे में बताया गया ताकि आप साथ साथ ये फैक्ट आपके आ गए तो आप परेशान हो जाओगे कि हमारी पुरानी संसद, जिसे अब क्या कहा जाता है, संविधान सदन, क्या कहा जाता है, संविधान सदन कहा जाता है, का निर्माण 1920 के दशक में हुआ था। संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श के लिए यही बैठक की थी, इसलिए इसको संविधान भवन कहा जाता है। यह 7 दशकों से भी अधिक समय तक संसद भवन के रूप में प्रयुक्त होता था और हम 70 सालों से इसको यूज कर रहे थे। किसके रूप में, संसद के रूप में। वास्तव में क्या था, संविधान आपका सदन था। आपसे पूछ लिया संविधान सदन कहाँ है तो आप बता देना कि आपका दिल्ली में ही जो आपकी पुरानी संसद थी उसको संविधान सदन कहा जाता है। तो आपका ये हो गया। भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष चुनाव करती है। आप पिछले अध्याय में पढ़ते आते हैं, हम डायरेक्ट वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो लोकसभा के सदस्य बनते हैं। इन निर्वाचित प्रतिनिधियों में से बहुमत दल सरकार का गठन करती है। ये बात भी हम पिछले अध्याय में पढ़ के आए हैं कि
सबसे पहले क्या होता है कि देश को अलग-अलग निर्वाचित क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है। आपको मैं दोबारा से रिकॉल करवाता हूँ एक बार कि ये हमारा पूरा भारत है। आपको दिख रहा है क्या मैप? प्रतीकात्मक मैप है, ये मत बताना ये मत सोचना कि सर ये हिस्सा ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। भारत को हमने बाँट दिया कितने में? 543 निर्वाचित क्षेत्रों में कि अलग-अलग भाग बना दिए। ठीक है? एक बार मुझे ये बता दीजिए कि इनमें से अनुसूचित जाति के लिए कितने रिजर्व थे? आप ये बता दीजिए। शायद वो थे आपके 84। कितने थे? 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने थे? 47। और टोटल आपके कितने बच गए? शायद ये आपके 411-12 के करीब बचेंगे। तो इतने आपके सामान्य के लिए थे। ये लोग जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ने जाएंगे। चुनाव आयोग चुनाव करेगा। पिछला लेसन आपका मैं रिकॉल कर रहा हूँ, तो वहां से कुछ लोग जीत कर आएंगे भी। ठीक है, जैसे अब की बार जीत के आए थे भी। चुनाव हुआ आपका पिछले इसी योजना में, तो उस टाइम जो बहुमत था वो किस पार्टी को मिला? हम दो मान लेते हैं कि दो आपके गठबंधन थे, दो पार्टियां थी, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस को बीजेपी को बहुमत मिल गया। कितनी? 272 आपको प्रतिनिधि चाहिए, और बीजेपी ने 200, जो बीजेपी की प्रतिनिधि थे 543 जगहों से, वहां 272 से ज्यादा जीतकर आए थे बीजेपी गठबंधन। अकेले भी जीत पार्टी की नहीं, गठबंधन मैंने बताया था ना, जब सीटें एक पार्टी की सीटें बहुमत से कम रह जाती है तो दूसरे पार्टी को अपने साथ मिलाकर क्या करती है? गठबंधन करके इन सीटों को प्राप्त करती है, इन सदस्यों को प्राप्त करती है। तो बीजेपी के ज्यादा हो गई, बीजेपी के पास क्या हो गया? कहेंगे सर बहुमत हो गया। अब बीजेपी वाले कहेंगे कि सरकार हम बनाएंगे, अब वापस लौट आइए यहाँ पर भी। प्रत्यक्ष चुनाव करती है, लोकसभा के सदस्य बनते हैं। इन निर्वाचित प्रतिनिधियों में से बहुमत दल, मतलब जिस पार्टी के पास 272 से ज्यादा आपके आ गए सदस्य आ गए, वो क्या दल सरकार का गठन करता है। संसद सरकार की सर्वोच्च विधायी संस्था है भी। तो आपकी संसद ही क्या है? विधायी संस्था है। अब विधायी संस्था क्या है? यह देश के लिए कानून बनाती है। जो देश के लिए कानून बनाती है ना, तो उसको हम बताते हैं विधायी संस्था। तो हमारे देश के लिए कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। ये मतलब समझना कि पुलिस कानून बनाती है, आपके कोर्ट है वो कानून बनाती है। कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं विधायी संस्था। जो संस्था कानूनों का निर्माण करती है वो आपकी विधायी संस्था कहलाती है, और संसद हमारे कानूनों का निर्माण करती है। इसमें जनता के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, और यह सरकार के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करती है भी। ठीक है, कौन? संसद ही भी। संसद में कौन होते हैं? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं भी। इसलिए सरकार को जनता की सहमति से कार्य करते हुए देखा जा सकता है भी। आपको संसद के काम है, लोकसभा के काम। पहला काम क्या है? ये विधायी संस्था ये कानून का निर्माण करती है। दूसरा, ये सरकार के कामों को नियंत्रित करती है, सरकार को नियंत्रित करती है और निर्देशित भी करती है कि आपको इस प्रकार से काम करना होगा। इसलिए सरकार को जनता की सहमति से कार्य करते हुए देखा जा सकता है। 1952 में प्रथम लोकसभा के बाद अब तक 17 लोकसभाएं हो चुकी है। 18वीं लोकसभा का गठन जून 2024 में हुआ था। 18वीं लोकसभा का गठन हुआ था। 5 साल के बाद फिर क्या होगा? फिर चुनाव हो जाएंगे। तो आप बता दीजिए 2029 में अब होगा आपका भी। 2029 में गठन होगा। कौन सी का? 19वीं का। आपको यहाँ से याद रह जाएगा। और 2024 में कौन सी लोकसभा गठन हुआ था? आपका 18वीं का। चीजें क्लियर यहाँ से? अब है कि नई दिल्ली में संसद भवन का निर्माण। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर हम नई लोकसभा संसद क्यों बनाए जब पुरानी वाली हमारे पास थी? तो इसने कहा नई दिल्ली में संसद भवन का निर्माण समता, प्रौद्योगिकी, स्थिरता और सुरक्षा सहित बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। कि जो आपकी क्षमता थी पुरानी लोकसभा की, उसकी क्षमता कम थी, क्योंकि आगे हम लोकसभा सदस्य की संख्या बढ़ाएंगे भी। हमारे लोकसभा सदस्यों की संख्या जो 543 है वो 700-800 करीब हो जाएगी। दूसरा, प्रौद्योगिकी, उसमें जो आपकी टेक्निक थी वो कम थी, वो बढ़ाई जाएगी। स्थिरता, वो पुरानी हो चुकी थी, ये एक लंबे समय तक आपकी काम करेगी। सुरक्षा भी इसमें बहुत ज्यादा है पहले वाले की बजाय। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई संसद भवन का निर्माण किया गया था। आपको कई मिलेंगे ऐसे जो कहेंगे कि ऐसे ही सरकार पैसा बर्बाद कर रही है, लेकिन ये कुछ ऐसे कदम होते हैं जो सरकार को उठाने जरूरी होते हैं। भारतीय संसद की संरचना भी। भारतीय संसद में आपके राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं भी। 3 चीजें बता दी आपको।
आपके अगर सदन पूछे संसद के कितने सदन होते हैं, तो अगर आपको सदन पूछे तो सदन होते हैं आपके दो, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा भी। एक लोकसभा और राज्यसभा भी। और यदि आपसे पूछ ले कि कितने अंग होते हैं, अंग आपके 3 हो जाएंगे, 2 तो लोकसभा, राज्यसभा 2 सदन और प्लस में एक राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल या निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट या उच्च सदन बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि काउंसिल ऑफ द पीपल किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे लोकसभा को। आपसे पूछा जा सकता है काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। और आपको निम्न सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को। आपको यहाँ से भी याद आ जाएगा कि काउंसिल ऑफ स्टेट या उच्च सदन जो कभी भी आपका भंग नहीं किया जा सकता, विघटन नहीं हो सकता। राज्यसभा इसलिए याद करो कि उच्च सदन है, थोड़ा सा बड़ा सदन, इसको हम विघटन नहीं कर सकते, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ के आए हैं। लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, इसको भंग किया जा सकता है हर 5 साल के बाद। तो ऑटोमेटिक क्या होती है, जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो लोकसभा भंग ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन आपकी जो आपकी राज्यसभा वो कभी भंग नहीं होती, ये लगातार चलती रहती है। बस इसके हर साल 2/3 सदस्य रिटायरमेंट होते रहते हैं भी। 2 सदनों वाली इस रचना को द्विसदनीय प्रणाली कहा जाता है। द्वि का अर्थ है 2 और संसद का अर्थ है कक्ष, कि जिसमें 2 कक्ष होते हैं, एक आपका राज्यसभा, 2 सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा। इसलिए इसको कहा जाता है द्विसदनात्मक, जिसमें 2 सदन होते हैं। एक एक शब्द क्लियर करता हुआ चलूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में, ये आपका लोकसभा कक्ष है। देखिए इसमें यहाँ के आपके लोकसभा के सदस्य बैठते हैं सभी, और यहाँ पे जो आपका लोकसभा का स्पीकर होता है वो बैठता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर बोलते हैं, और आपका राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको हम सभापति बोलते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भी। भारत के लोग लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से करते हैं। आपको पता है, आपने भी किया होगा। आपका लोकसभा सदस्य अपने पेरेंट्स से पूछना। संविधान द्वारा इस सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है। मैंने आपको बताया था 550 निर्धारित कर दी गई है। राज्यसभा के सांसदों का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, एकल सहकर्मणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। इस संबंध में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, राज्यसभा की आवंटित सीटों की संख्या और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों की संख्या दोनों ही प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर आधारित होती है। मतलब कि एक राज्य में, ये कोई राज्य है, इसमें लोकसभा के कितने सदस्य आएंगे लोकसभा के लिए, ठीक है, और राज्यसभा के कितने सदस्य आएंगे वो उसकी जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। जितनी ज्यादा जनसंख्या उतने ज्यादा लोकसभा के सदस्य, उतने ज्यादा ही राज्यसभा के सदस्य। मैंने आपको पिछले लेसन में अच्छी तरह से समझा रखा, नहीं आया फिर भी ध्यान कर लीजिए कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य होंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि आप सबसे बड़ा जनसंख्या में राज्य कौन सा, आपका उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्य भी उत्तर प्रदेश से आएंगे, शायद 80 हैं फिलहाल के टाइम में, और राज्यसभा के सदस्य भी ज्यादा आएंगे। ठीक है, निर्धारित कितनी है 550, और चुनकर कितने आते हैं 543। 2 को नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि 5 जो हमारा ये जो हिस्सा कुछ चीन के द्वारा कब्जा किया हुआ, कुछ पाकिस्तान के द्वारा, तो इसमें से चुनने भविष्य में जब हम इनको आजाद करा लेंगे, ठीक है, छीन लेंगे पाकिस्तान से, तो क्या होगा, ये 5 सदस्य पूरे 550 रह जाएंगे। अब तो और बढ़ जाएंगे क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी है 2011 के बाद। अब दोबारा से क्या होगा, परिसीमन होगा। परिसीमन का मतलब कि अब जनसंख्या को दोबारा जांच पड़ताल करके आपके राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों की जो संख्या वो बढ़ाना भी। क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनेक पहलुओं को अन्य देशों के संविधानों से लिया गया है। मतलब जो संविधान में कुछ बातें हैं ना, भारत ने बहुत सारे संविधानों को देखा, बहुत देशों के संविधानों को देखा, और जो चीज हमारे लिए हमारे अनुसार अच्छी लगी वो चीज हमारे संविधान में लिख दी, और कुछ बात हमने भी सोची भी। ठीक है, ब्रिटेन की प्रणाली ने हमारी संसदीय प्रणाली को प्रेरित किया भी। जैसे ब्रिटेन की प्रणाली है संसदीय प्रणाली, तो वैसी ही प्रणाली हमने अपना ली भी। यद्यपि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के पास ऐसे अनुभव थे जिनमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की संरचनाओं में भले ही सीमित रूप में भागीदारी से प्राप्त व्यावहारिक अनुभव सम्मिलित था,
जिसने उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित कराया था। अब देखिए ध्यान से भी क्या बात कही यहाँ पर इन्होंने कि सबसे पहली मेन बात यह है कि ब्रिटेन की प्रणाली ने हमारी संसदीय प्रणाली को प्रेरित किया भी कि हमने जो ये संसदीय प्रणाली ली है ये किससे ली है, ब्रिटेन देश की संसदीय प्रणाली को देखकर ग्रहण की, इस प्रकार से अपनाई है। यद्यपि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के पास ऐसे अनुभव थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जो संविधान निर्माता थे उनके पास अनुभव था, मतलब ज्ञान था। कैसा ज्ञान था? जिनमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की संरचनाओं में भले ही सीमित रूप में भागीदारी से प्राप्त व्यापारिक अनुभव से मिलता, मतलब उन्होंने जो ब्रिटिश जब राज कर रहे थे ना तो उसके शासन को देख रहे थे किस प्रकार से ये चीजें कर रहे हैं, उन्होंने उनसे वो क्या अनुभव प्राप्त किया। ठीक है, बेशक हम गुलाम थे लेकिन हम उनसे सीख भी रहे थे कि ये किस प्रकार से शासन चला रहे हैं, तो उनसे हमने व्यवहारिक अनुभव सम्मिलित था जिसने उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित कराया और हम संसदीय प्रक्रियाएं सीख गए भी। ठीक है, इसके साथ ही प्राचीन गणराज्य भी जो हमने पढ़ा था, प्राचीन गणराज्य आपने हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आपके जो आपके ये महाजनपद थे, आपके मल था, चेदी था, वत्स था, अवध था, बहुत सारे आपके गणराज्य थे 16, उनकी राजधानियां भी आपको याद होनी चाहिए। फिर की स्मृति और ग्राम सभा की भी परंपरा थी जहां बुजुर्ग सामूहिक निर्णय लिया करते, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, जो आपका अंग्रेजों वाला था जो हमारी पंचायतें थी। तो इस प्रकार से ये संस्था लगातार चली आ रही थी, ये चीजें भी। संविधान निर्माण के समय इस बात पर व्यापक विचार विमर्श हुआ भी कि संविधान जब बना रहे थे तो इस बात पे बहुत ज्यादा विचार विमर्श हुआ कि यार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए भी, द्विसदनीय व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर सिर्फ लोकसभा होनी चाहिए या सिर्फ राज्यसभा होनी चाहिए, इस पे खूब विचार हुआ। अब आप समझना, आपको मजा आएगा सुनने में। ठीक है, यह प्रतीत हुआ है केवल एक प्रत्यक्ष रूप से चुना गया सदन स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। और सभी ने डिस्कस किया और सभी ने निर्णय लिया कि प्रत्यक्ष रूप से चुना गया सदन, एक सदन होगा ना जो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे आपके लोकसभा चुनाव में भारत को निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया, अभी कितने में बांट रखा है? 543 में। टोटल तो कितने हैं? 550। 5 कहाँ गए? 5 आपके अभी पीओके के अंडर आते हैं, 2 कहाँ है? राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो लेकिन फिलहाल कितने आते हैं? 543। ये चीज क्लियर है। तो ये कहता है कि ये 543 लोग हैं ना, जो ये 543 लोग हैं, ये स्वतंत्र भारत के समय आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इनका समूह संघवाद की भावना के अनुरूप राज्यों की परिषद अर्थात राज्यसभा की आवश्यकता प्रतीत हुई भी। राज्यों की परिषद आपको बता था ना, काउंसिल ऑफ स्टेट की उन्हें आवश्यकता महसूस हुई कि ये चीज भी होनी चाहिए। राज्यसभा की संरचना और उसके निर्वाचन की प्रक्रिया को भी अलग ढंग से निर्धारित किया गया। आपको बताया गया कि राज्यसभा की संरचना किस प्रकार से होगी कि इसमें 250 सदस्य होंगे। फिलहाल कितने आते हैं? 245। 12 किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित होंगे। जो आपके बाकी 233 हैं उसका जो आपका निर्वाचन होगा वो आपका एकल मत संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होगा। ठीक है, उसमें जो विधायक हैं, जो आपने विधानसभा के सदस्य हैं, वही वोट डालेंगे। ठीक है, अलग से निर्धारित किया गया। भारतीय संघीय व्यवस्था का पालन करता है जो शासन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकारों के मध्य किया जाता है। एक बार इसको दोबारा से देखिए, आपको शायद राज्यसभा की संरचना उसके निर्वाचन की प्रक्रिया को भी अलग ढंग से निर्धारित किया गया। जैसे आपका लोकसभा है, इसमें कैसे सदस्य चुने जाएंगे? इसमें सदस्य चुने जाएंगे डायरेक्ट प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे। कुछ को मनोनीत किया जाएगा, 12 को राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था का पालन करता है। भारत क्या है? संघीय व्यवस्था का पालन करता है। संघीय व्यवस्था क्या होती है? पहले इस चीज को आप समझिए भी। संघीय व्यवस्था वो होती है कि जिसमें पावर एक हाथ में न हो। ठीक है, जिसमें पावर का क्या हो? बंटवारा हो, शक्ति का क्या हो? बंटवारा हो। तो भारत में जो शासन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र, राज्योों और स्थानीय सरकारों के मध्य किया जाता है भी। तो भारत में क्या है कि मैं आपको संघीय शासन व्यवस्था तो नहीं कहूंगा, भारत की जो शासन व्यवस्था है वो अर्ध संघात्मक है भी। ठीक है, अगर आपकी संघ का मतलब होता है कि सारी जो शक्तियां वो आपकी राष्ट्र के हाथ में हो। ठीक है,
सॉरी राज्यों के हाथ में हो, और अर्धसैन्य मतलब कुछ ऐसी शक्तियां जो राज्यों के हाथ में हो, कुछ ऐसी शक्तियां जो आपके राष्ट्र के हाथ में हो। जैसे आपकी न्याय की शक्तियां सिर्फ राष्ट्र के हाथ में है, ठीक है, एक ही उसका हेड है, सुप्रीम कोर्ट आपका हो गया, ठीक है। तो चलो इसको छोड़िए, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, वरना आप यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप देखिए कि भारत में संघीय व्यवस्था का पालन करता है, जिसमें क्या शक्ति का बंटवारा है, सत्ता का विभाजन किस किस के बीच में, केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकारों के मध्य किया जाता है कि आपकी सबसे बड़ी सरकार किसकी होगी, राष्ट्र की होगी। राष्ट्र स्तर पर प्रधानमंत्री हो गए, आपके गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ये हो गए। उसके बाद देश को राज्य में बांट दिया, राज्य का जो मुखिया होगा, मुख्यमंत्री होगा, उसको भी कुछ शक्तियां दी गई कि आप इस प्रकार के काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके गांव का सरपंच बना दिया, सरपंच के पास भी शक्तियां हैं। तो इस प्रकार क्या भारत में शक्तियों का बंटवारा है, इसी को बोलते हैं हम सत्ता का विभाजन है भाई, ठीक है। इसके बीच में राष्ट्रीय स्तर पर उसको बोलते हैं केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर क्या शक्तियों का बंटवारा। इसलिए भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था का पालन करता है भी। एक होता है एकीकृत व्यवस्था भी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो शक्ति होती है सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होती है। अब हम कार्य की बात करेंगे भी। सदन के प्रत्येक संसद के प्रत्येक सदन में एक पीठासीन अधिकारी होता है भी, ठीक है। पीठासीन अधिकारी मतलब उनका अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि चर्चा और विचार विनिमय सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो, कि जो हम इसमें चर्चा करेंगे, जो इसकी बैठकें बुलाएंगे, राज्यसभा के सदस्य बैठक करेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे, वो अच्छे ढंग से चलेगी। लोकसभा में सदस्य एक स्पीकर का निर्वाचन करते हैं, जो सदन की कार्यवाही चलाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, एक स्पीकर जो अध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन करते हैं। निर्वाचन मतलब उसका चुनाव करते हैं, वोट डालेंगे कि वही सदस्य कि कौन हमारा स्पीकर बनेगा, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा। वो क्या करेगा, सदन की कार्यवाही चलाता है कि कौन प्रश्न पूछेगा, कौन। आपने कभी टीवी में देखा हो तो वो बोलते हैं कि आप बोलिए माननीय अध्यक्ष, इस प्रकार कह के वो बोलते हैं ना। तो वो क्या देखता है कि कब किस प्रकार से मीटिंग होगी, किस विषय पे बोलना है, सारी चीजें वो करता है। ये आपका स्पीकर, उसको बोलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है, अनुशासन बनाए रखता, कहता होगा आप बैठ जाइए, अब ये बोल लेंगे, ये बोल लेंगे, ठीक है। जैसे आपने किसी मीटिंग में देता होगी, आप बोलिए भी, आपका प्रश्न क्या है, मंत्री जी इसका जवाब दीजिए, इस प्रकार की वो सारी चीजें देखता है और नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, जो इसके सभापति अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता किस पर, उपराष्ट्रपति। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था ना कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आपको ऐसे पता चल गया दोनों सदनों के अध्यक्ष, कार्य आपको पता चल गए। राजदंड भी, राजा या रानी द्वारा समारोह में अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में धारण की जाने वाली एक सुसज्जित छड़ी। राजदंड क्या होता था कि राजा या फिर कोई रानी वो क्या करती थी, एक आपका चिन्ह होता है जिसको अपने हाथ में रखती थी, जो उसकी शक्ति का प्रतीक होता था भी, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि कोई, आपने देखा कोई युवक पिस्तौल लेके हाथ में ऐसे चल रहा है, तो उसकी शक्ति का प्रतीक कुछ ऐसा ही चिन्ह है राजदंड, जो एक शक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है। सेंगोल जो एक स्वर्ण मंडित रजत राजदंड है भी। राजदंड आपको समझे शक्ति का प्रतीक है। 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता के हस्तांतरण के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में सौंपा गया था। ये सौंपा गया था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी, 14 अगस्त 1947 को भी। अब इसे नई लोकसभा में सभापति की कुर्सी के पास स्थापित किया गया। नई लोकसभा में सभापति की कुर्सी के पास इसको लगा दिया गया है। यह धर्मस्तक और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक माना जाता है। इसको चोल काल से जुड़ी परंपरा, ध्यान रखना ये कौन से काल से, चोल काल से आपसे पूछा जा सकता है भी। जुड़ी परंपरा, सेंगोल नए शासकों को यह स्मरण कराने के लिए सौंपा जाता था कि सत्ता का संचालन सदैव धर्म और न्याय के मार्गदर्शन में होना चाहिए। कि ये किसको बोलते हैं, सेंगोल भी। ये इसलिए सौंपा जाता था कि राजा को सदैव याद रहे कि उसको जो करता है, जो शासन चलाना है, वो धर्म के अनुसार चलाना है, जनता का भला करना है, वो उसको याद दिलाता रहे, उसके हाथ में कुछ होना, ठीक है। कई बार आपसे नहीं पूछते कि घर में आप क्या ले जाओ,
कि बाजार में जा रहे हो आप थैली ले जाओगे, थैली आप ले जाएंगे तो जेब में आपको याद रहेगा थैली किस लिए लेके आता हूँ, तो सब्जी के लिए लेके आता, थैली किस लिए लेके आता, सब्जी के लिए। उसी प्रकार जो ये था ना, ये राजा को हमेशा याद दिलाता रहता है तुझे जनता की भलाई का काम करना है और न्याय के अनुसार ही शासन करना है। इसके शीर्ष पर स्थापित नंदी न्याय का प्रतीक है। इसके ऊपर देखिए, आप यहाँ देखेंगे ना, आपको दिख रहा हो शायद, नंदी है वो क्या है, न्याय का प्रतीक है आपकी चीजें। संसदीय चर्चाओं को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए अनुवादक सेवाएं अनेक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती हैं भी। तो इसने कहा कि मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं हरियाणवी भाषा में बोलने लगा, जो तमिल का है उसको कैसे समझ में आएगी, जो आपका मलयालम का, मराठी का, उसको कैसे समझ में आएगी भी। जो आपको पता है कि जो आपकी राज्यसभा या लोकसभा है उसके सदस्य पूरे भारत से चुन के आते हैं, वो सभी अलग अलग पृष्ठभूमियों से होते हैं, अलग अलग राज्यों से होते हैं, तो उनको जरूरी नहीं कि उनको पंजाबी भाषा है, सभी भाषाएं। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो स्पीकर जो बोल रहा है उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए क्या है, क्या प्रबंध किया गया है कि बनाने हेतु अनुवाद सेवाएं अनेक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती। पहले एक साथ अनुवाद 12 भाषाओं में उपलब्ध था अभी, ठीक है, जैसे हिंदी में, अंग्रेजी में, समिया में, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, पंजाबी, तेलुगु। हाल में ही इसमें 6 और भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत और डोगरी। भविष्य में और भी भाषाओं की सम्मिलित करने की संभावना है। मतलब कि मान लीजिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे जिनको हिंदी समझ में नहीं आ रही, हो सकता है आपके केरल असम साइड के, आपके तमिल साइड के, उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही, तो क्या करें, आपने देखा होगा कभी टीवी कार्रवाई में ऐसा हेडफोन लगा के रखते हैं। पहले तो आप सोचते होंगे जैसे शोर ना आए इसलिए वो लगा के रखते होंगे, वो क्या उसमें बटन होता है कि आप जो बोल रहा है वो किस भाषा में सुनना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आपकी कमेंट्री आती है ना आईपीएल की, कि आप किस भाषा में सुनना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, आपका हरियाणवी में, उसी प्रकार उनके पास बटन होता है, जो बोल रहा है वो बटन दबा के ऐसा लगा लेंगे, जिस भाषा में उसने बटन दबाया जिस भाषा का, उसी भाषा में उसको ट्रांसलेट होकर वो सुनाई देगा। तो चीजें क्लियर है आपको यहाँ तक। तो संसद के कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व भी, संसद के कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित कराए कि बनाए रखना कानून लागू हो और क्रियान्वित हो भी। अब हम देखते हैं कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व कि आपका कार्यपालिका क्या करती है। आपने विधायिका के बारे में देख लिया कि विधायिका, संसद ये विधायिका होती है जो आपके कानूनों का निर्माण करती है, सरकार के कामों को नियंत्रित व निर्देशित करती है कि सरकार को किस प्रकार से काम करना, ये आपके विधायिका के काम थे। अब हम देखते हैं कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व, ठीक है, अर्थात यह सुनिश्चित करना कि बनाए रखना कि कानून लागू हो और क्रियान्वित हो। ये किसके काम है, कार्यपालिका के, ठीक है, कि जो कानून बना दिए हैं विधायिका ने उनको लागू कौन करवाएगा, लागू करवाएगा कार्यपालिका, ठीक है। यह सुनिश्चित करना कि बनाए गए कानून लागू और क्रिया उनका पालन हो। उसकी विधायी भूमिका जितने ही महत्वपूर्ण है। संघीय कार्यपालिका संसद के विधायी कार्यों और शक्तियों को जीवन प्रदान करती है। जो संघीय कार्यपालिका है ना, वही तो उनको क्या करती है, लागू करवाती है। अगर कार्यपालिका नहीं होगी तो संसद ने कानून बना दिए, कानून को लागू कौन करवाएगा, तो यही बताया गया है कि उसकी जो विधायी भूमिका है ना, जितने ही महत्वपूर्ण है भी। लागू करवा मतलब कि सिंपल में समझिए कि आपके जो कार्यपालिका काम क्या है, कानूनों को लागू करवाना। तो ये कह रहा है कि कानूनों का लागू करवाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कानूनों को बनाना। चीजें क्लियर हुई। संघीय कार्यपालिका संसद के विधायी कार्यों और शक्तियों को जीवन प्रदान करती है। मतलब संघीय जो कार्यपालिका है वो जो संसद ने विधायी कार्य किए हैं, जो शक्तियां उसके पास, उसको जीवन प्रदान करती है, वरना तो वो किसी काम के ही नहीं है, क्योंकि उनको लागू करवाने वाला ही कोई नहीं बचेगा। संघीय कार्यपालिका में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन होता है, आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सांसदों में से किया जाता है। ये मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब लोकसभा को ये जवाब देते हैं। सारा निर्णय का प्रभाव लोकसभा पर, लोकसभा में जवाब देना पड़ता है, जो कार्य कर रहे हैं तो उसके प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो आप समझ लीजिए कार्यपालिका के सदस्य कौन से होते हैं भी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद सारी भी। ये आपके क्या होते हैं,
कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। आइए हम संसद की विधायी और कार्यपालिका संबंधी कार्यों पर चर्चा करेंगे। अगले पार्ट में हम देखेंगे कार्य कैसे हैं। विधायिका आपको समझ में आ गई। विधायिका क्या होती थी आपकी? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये सब कानून बनाते हैं। और आपका जो कार्यपालिका है वो आपकी, यहाँ से आपको बता दिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। अब आपके डाउट होगा राष्ट्रपति आपका विधायिका में आता है या फिर कार्यपालिका में? क्योंकि कोई कानून तभी बनेगा जब आपका राष्ट्रपति साइन करेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के पास छोड़ के आपको जा रहा हूँ, उसका जवाब आप कमेंट में देना अपने विवेक के आधार पे कि राष्ट्रपति आपका विधायिका में आता है या फिर कार्यपालिका में। चीजें क्लियर हुई आपकी? तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।